नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। आज वक्त स्वागत का नहीं है। आज अपने शो में मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा क्योंकि पूरे भारत के साथ मेरा खून भी खौल रहा है। अनंतनाग में जो तस्वीरें आई, अनंतनाग में देश ने सेना के 3 अफसर खो दिए, तो राजौरी में भी शहादत हुई है। फिलहाल अनंतनाग में आतंकियों की घेराबंदी हो चुकी है, एक्शन जारी है और कभी भी आतंकियों की कहानी खत्म हो सकती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जो आतंकिस्तान का आका है, उसे कितने सबूत दिए जाए। हर तरफ से दुनिया में फेल हो चुका है, कोई उससे बात नहीं करना चाहता। एक फेल्ड इकोनॉमी है, आतंकी मुल्क है, तालिबान तक उस पर हमला कर रहा है। अब ऐसे में G20 उसकी आंखों में अकर गया तो उसने लगा, उसकी आर्मी ने एक ये प्लान बनाया कि अब घुसपैठ करके निशाना बनाया जाता है वहां की आर्मी पर। इस कारण से अनंतनाग पर उसने अटैक किया। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त शहादत का बदला मांग रहा है, जिसका मतलब है इस बार फुल एंड फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और आतंकियों का नामो निशान मिटाया जा सके। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। आज भी देखिए, राजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगा जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहां भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। का प्रस्ताव, संवेदना का प्रस्ताव, शोक का प्रस्ताव क्यों नहीं आया? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया भर की घटनाओं पर ट्वीट करते हैं, वो अपने देश के रक्षा के लिए हमारे 3 सेना और पुलिस के अधिकारी शहीद हो गए, हमारे जवान शहीद हो गए, एक आर्मी डॉग शहीद हो गया देश के लिए, उसने अपना बलिदान दे दिया। तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं? क्यों नहीं अपना जुलूस रोक देते हैं? इतने बहुत ज्यादा दुखी। कब आपको पता चला है सर? कल शाम को चला। तो जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी मेरी बेटी है और सर ये, वो लड़की है, लेकिन से बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले ही प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था और सर अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। आप भी पहले सेना में मैं रह चुके हैं? नहीं, मैं सेना में नहीं, मेरी फैमिली जो है वो सेना में है। मैं यहाँ हरियाणा सेक्रेटरी से सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ था। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि पाकिस्तान के खिलाफ अब आर पार का वक्त आ गया है। दूसरा बड़ा सवाल, एक और सर्जिकल स्ट्राइक अब बेहद जरूरी है। तीसरा बड़ा सवाल, आतंक के खिलाफ अंतिम रण होगा, पीओके भी अब अपना होगा। चौथा बड़ा सवाल, G20 की कामयाबी से इतना बौखलाया पाकिस्तान की उसने इस तरीके से घुसपैठ करके हमला कर दिया। हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे वो आपको हम बता देते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, अभिजीत जसरोटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा जो कि कांग्रेस के स्पोकपर्सन हैं, इफ्रा जहां हमारे साथ जुड़ेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हसन दुरानी हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। अभिजीत जसरोटिया, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे। कर्नल मनप्रीत सिंह, 7 साल का बेटा है सर, 2 साल की बेटी है, मोहाली में रहते हैं, ब्रिलियंट, शानदार यंग ऑफिसर, क्या कसूर था उसका? मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट, क्या कसूर था सर? उस राइफलमैन का क्या कसूर था सर? बीच बीच में जब सब कुछ साफ खत्म हो ही गया
तो अगर ये भैया कुछ कुछ रह गए हैं तो क्यों नहीं सफाया कर देते, क्यों नहीं चलाते ऑपरेशन ऑल आउट। अब यहां पर ये छोटे मोटे जो बच्चे रह गए हैं जो इधर उधर से स्ट्राइक करते हैं लश्कर के, अब उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और पीओ के भी लेकर के आया जाएगा। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने तीनों इन ऑफिसर्स को। और खैर सिर्फ श्रद्धांजलि देने से, इन सब चीजों से उन परिवारों का जो नुकसान हुआ है, मैं आज समझ सकता हूं कि उनके ऊपर क्या कहर उठा होगा उनके ऊपर और क्या उनकी आज हालत होगी। और मेरे सिर्फ ये शब्द देने से या इन सबको कहने से शायद उनका ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज उनके साथ खड़ा है। और रही बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आप देखिए, जो मैं इसको कोई अपनी क्लैरिफिकेशन या ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि दुर्भाग्य हमारा ये है कि ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है जो हमेशा इसी फिराक में रहता है। 3-3 बार हमारे से युद्ध में दिलों में पिटने के बाद आज इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से हमें कोई घाव पहुंचाया जाए। और जब इस तरह का घाव पहुंचता है तो ये इतनी पीड़ा होती है इसकी कि पूरे का पूरा देश इस पीड़ा को फील कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि इस षड्यंत्रकारी मुल्क का इलाज क्या है। इस षड्यंत्रकारी मुल्क का जो इलाज है वो किया भी गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इनके घर पे घुसकर इनको मारा गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज हम इन सब चीजों को अगर राजनीति से ना जोड़कर देखें तो जितनी अपोजिशन की पार्टीज है, सब के सब लोगों को आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा। और उस प्लेटफॉर्म पे इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा कि आप देखिए जितने भी नेता इस चीज को उठाकर, खासकर मैं अगर जम्मू कश्मीर की पार्टियों की बात करूं, यहाँ की कश्मीर बेस्ड पार्टी की बात करूं, एक भी किसी के हैंडल से आपको, किसी के ट्विटर से आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नजर नहीं आया, पता नहीं क्यों। और आज भी क्या वकालत कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात कीजिए। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात अभी कही है, अभी भी इन लोगों को मिलिटेंट कहा जा रहा है। मुझे पता है कौन सी जिहाद की लड़ाई है जो उन्होंने शुरू की हुई है। पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं, जब मिलते हैं तब ठोक दिए जाते हैं। कम से कम अपनी शब्दावली तो ठीक करें। जो लोग आज तक इनको मिलिटेंट मानते थे, बड़े बड़े नेता, वो लगते हैं कि आपकी उनकी सीरियसनेस है इन सब चीजों को लेकर। और जब ऐसी बात आएगी तो आप इन पे कटाक्ष करेंगे, उस पे कटाक्ष करेंगे। और जब हमने उड़ी के बदले में इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जब हमने इनके ऊपर की थी, तो यही वो लोग थे अपोजिशन वाले जो हमारी आर्मी से, हमारी एयरफोर्स से सबूत मांग रहे हैं। आज इस समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो इनके खिलाफ लड़ रही है, बाकी तो सारे के सारे तमाशबीन बने हुए हैं। आज जो दुख हो रहा है, मेरे बातें मुझसे बात नहीं की जा रही है, वो छोटी सी बच्ची, उसको कौन जवाब देगा? जिन्होंने ये शहादतें दी हैं इस देश के लिए, वहां पर राजनेता आज भी इसके ऊपर अगर राजनीति करेंगे तो कितना दुर्भाग्य है इस देश का। इफ्रा जहां, आप जवाब देंगी उस 7 साल के बच्चे को, उस 7 साल के बेटे को, कि जो आपके पिता को जिसने मारा है बेटा, उसको हमारे नेता कह रहे हैं कि बुला करके हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, तभी जो है अगली बार से किसी और का पिता नहीं मारा जाएगा, वरना तो इस तरीके से पिता मारा जाएंगे। किसी का भी कातिल हो, हमको कातिल से बात करनी है, हमको उसका बदला नहीं लेना है, हम तो ये करते हैं। जी, पहली बात समझाएंगी तो उसको? आपने बीजेपी स्पोक्सपर्सन को बहुत समय दिया बोलने के लिए। उम्मीद करती हूँ मुझे भी बिना टोके इसी तरह से समय देंगे अपनी बात रखने के लिए। पहली बात तो सवाल हम ऑपोजिशन से बहुत करते हैं, शायद पहला सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री से होना चाहिए। जब कल हमारे यहाँ लाशें बिछाई जा रही थी, खून की नदियां बह रही थी, हमारे जवान जो 30-30 साल के, वो तो मर्द भी नहीं है, वो तो छोटे बच्चे हैं, 30 साल के लड़का, उसका हमारा एक हिमायू भट्ट 29 इयर्स का लड़का है, और छोटी सी बच्ची 30 इयर्स की, अभी 30 दिन का बच्चा भी नहीं है, उसकी लाश कल बिछाई गई। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? रोड शो। किसने बिछाई? एक सेकंड, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, किसने बिछाई? जिस तरह बीजेपी एंकर को आपने कोई सवाल नहीं किया, अरे बीजेपी मैम, किसने बिछाई? मैम किसने बिछाई? मैम किसने बिछाई? मैम बीजेपी स्पोक्सपर्सन नहीं, अरे मैम मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ। अरे एक सेकंड, मैम बीजेपी स्पोक्सपर्सन को टाइम दिया नहीं दिया, ये इफ्रा जान, आप यहाँ पर जब यहाँ पे बैठती थी दिल्ली से लेकर के तमाम जगहों, आप शुरू से कहती है कि मुझे टाइम नहीं दिया। टाइम मैं आपको, आप कैलकुलेट कर लीजिए, अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5:10 हुए हैं। इफ्रा जहां कैलकुलेट कर लीजिए, 5:10 हुए हैं। आपको इस डिबेट में मैं सबसे ज्यादा टाइम दूंगा, आपको इस डिबेट में मैं सबसे ज्यादा टाइम दूंगा, ना मैं काउंटर करूंगा। लेकिन आप जब ये कह रही हैं, डीएसपी हुमायूं भट्ट, एक सेकंड मैम, जब आप ये कह रही हैं डीएसपी हुमायूं भट्ट,
नहीं हमारा समझ पाएगी। अपना बेटा था बीजेपी त्राल का, के आप उसकी spokesperson 30 को time महीने की टोकते नहीं दुधमई है। बच्ची है, उसको मार डाला। तो मैं ये पूछता हूं किसने मार डाला, ये बताइए, बस मैं ये कह रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री रोड शो जब कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मार डाला। देखिए, अभी जब भी हमारे उन्होंने देश के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री के नाम ऊपर नहीं लिया। फूल बरसाए ये जा रहे पाकिस्तान थे, का उस प्रेम वक्त क्यों पाकिस्तान ऊपर के लोगों ने क्यों मार फूट डाला। मानते हैं ना, तो सवाल पाकिस्तान के ये है कि दहशतगर्दों ने मार डाला। पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे ये कभी भी। ऐसे तो आई कैन नॉट हैव अ कन्वर्सेशन। मेरा टाइम वेस्ट मत ठीक है कीजिए अभिजीत जी, लोग। आप रहने BJP दें। वाले अभिजीत जी को मैं बोलने जब दीजिए, आपका आप वक्त होगा मुझे तब आइएगा, छुपाए। ठीक है। नहीं, इफ्रा, I'm मतलब not आप being a ठीक है, आप part of this अपनी बात पूरी आगे रख दी। आपने मान लिया कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हुमायूं भट्ट को मार डाला। आगे बढ़िए। कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है। आपने मान लिया का क्या मतलब है? तो कॉमन सेंस है। जब आप लोग, जब बीजेपी के राजनेता रोड शो कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब सुबह 7 बजे उठ के हुमायूं भट्ट के घर पे बैठे हुए हैं। जाके देखिए किस तरह से हुमायूं भट्ट के फादर का हाथ उन्होंने अपने हाथों में रखा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब आज इस उम्र में उनके घर पे उनकी बेटी को गोद में लिए हुए बैठे हैं। अब फारूक अब्दुल्ला पे सवाल करते हैं। आप लोग जब बीजेपी के नेता रोड शो कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में इनका रोड शो चल रहा है और कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। हमारे देश प्रधानमंत्री कहाँ है? हमारे जी कहाँ है? बीजेपी का कौन सा इस वक्त, मुझे एक नेता बताइए इनका नेशनल लेवल का नेता जो अभी त्राल में बैठा है, हुमायूं भट्ट के घर गया है, या हमारे मेजर साहब के घर गया है, या कर्नल साहब के घर गया है? कभी बाकी स्टेट्स में ही उनके घर चले जाइए अगर जम्मू कश्मीर नहीं आते। और सवाल करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और सवाल करते हैं हमारे देश की ऑपोजिशन से। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि हमारे देश की सरकार कहाँ है? हर बार आप कहते हैं कि अब टेररिज्म खत्म हो गया, नोटबंदी कर दी तो टेररिज्म खत्म हो गया, 370 हटा लिया तो टेररिज्म खत्म हो गया। सवाल ये है कि आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है और राजौरी जैसे एरियाज में भी हो रही है। क्यों हो रही हैं? देश को झूठ क्यों बोल रहे हैं कि 370 हटने के बाद सब ठीक हो गया? क्या ये सवाल उठने नहीं चाहिए? सिर्फ ऑपोजिशन पे सवाल। फारूक अब्दुल्ला जी ने ये बोला, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा, हमारी देश की सरकार कर रही है। कब तक हमारे देश के बच्चों की लाशें और जम्मू और कश्मीर बच्चों की भी लाशें इस तरह से बिछाई जाएंगी? कब तक हमारे बच्चे इस तरह के माहौल में रहेंगे? और सवाल अब हमसे करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा काउंटर और फिर उसके बाद मैं संजय कुलकर्णी के पास जा रहा हूं कि बिल्कुल आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा यहां पर बीजेपी और सरकार से ही है, बिल्कुल होना ही चाहिए। मैं अगला सवाल लेके ही अभिजीत के पास जाऊंगा। लेकिन इफ्रा जहां, अगर यहां पर फुल एंड फाइनल जिसकी मैं मांग कर रहा हूं, एक ऐसी स्ट्राइक होती है कि जो भी वहां पर आतंकी कैंप रह गए हैं, जो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अब भी चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सेना की शय पर काम कर रहे हैं, उस पर अगर कोई स्ट्राइक होती है तो उस पर पूरी तरीके से कंसेंसस होगा। वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर अगर कोई फाइनल स्ट्राइक होती है तो उस पर अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। पहली बात तो हम तो कहते हैं ऐसी स्ट्राइक कीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। ये मत कहिए कि कर लिया और उसके बाद फिर से टेररिस्ट आएंगे। ये मत कहिए कि हम लोगों ने ये कर लिया, वो कर लिया, फिर से ऐसा होगा। हम कहते हैं कि करिए, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये टेररिज्म की जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन जब आप करेंगे सच्चे आंकड़े सामने कीजिए और उसके बाद जनता को झूठ मत बोलिए कि खत्म हो गया। आज राजौरी ने आज से पहले 4 साल कहा था कि टेररिज्म 370 हटने के और जैसे एरिया में एनकाउंटर हो रहा है, जैसे राजौरी के एरिया में पिछले 30 साल में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। क्या इस देश के जो पेट्रियट्स है, क्या देशभक्तों को ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि राजौरी जैसे एरियाज में, पुंछ जैसे एरियाज में, अलग अलग एरियाज में जहां पे मिलिटेंसी का अभी तक, टेररिज्म का अभी तक नामो निशान नहीं था, वो कैसे इन एरियाज में पनप रहा है? कहां पे कमी रह गई है? ये सवाल हमको करने चाहिए। उल्टा सवाल आता है, ऑपोजिशन क्या कर रही है, ऑपोजिशन क्या खा रही है, उनकी प्लेट पे क्या है? अभिजीत आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद संजय जी को लेकर आता हूं, और फिर उसके बाद हासम दुरानी और दीपक झा। ठीक है, अभिजीत जवाब दे दीजिए। जो इन्होंने कहा कि सवाल तो आप पे उठना चाहिए ना, अगर आपका ढीला रवैया नहीं होता तो वहां से शरारत नहीं होती। अभिजीत, लगता है आवाज नहीं पहुंची अभिजीत तक। लेकिन संजय कुलकर्णी जी,
मतलब अब भी अगर इस तरीके की चीज हो रही है, परसों G20 खत्म हुआ और उसके बाद कैसे सर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, अनंतनाग, कोकरनाग और दक्षिण कश्मीर का इलाका है, हमने देखा है किस तरीके की आतंकी गतिविधियों की इंटरसेप्शन पहले से थी, लेकिन ये हो जाना और बाकायदा ये पाकिस्तानी आतंकियों का घुसपैठ होना बाकायदा, लेकिन इंटेलिजेंसिया के बाद भी ये सब हो जाना, ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया और इसका क्या फिर इलाज संभव है सर अब? सबसे पहले तो ये जो घटना हुई बहुत ही दुखद घटना, और मेरा हार्टफेल कॉन्डोलेंसेस टू द बेरीड फैमिलीज, क्यों इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्यों होता है जब हम देखते हैं। सर मैं एक चीज ऑनलाइन एक लाइन और ऐड कर दूं, क्योंकि हमारे साथ हसम दुरानी भी है। हम क्योंकि गुड फेथ में कई बार ये भी लेकर के चलते हैं कि सामने वाले के घर में अगर शादी है, सामने वाले के घर में अगर फंक्शन है, सामने वाले के घर में अगर कोई बर्थडे, तो एक सो कॉल्ड एक जिसे क्या कहते हैं, एक वो भी होता है, एक मोशन भी होता है कि नहीं मैं कम से कम उस दिन तो जा करके जो है उसके घर में दो चार किसी का इंतकाल तो नहीं करूंगा, दो चार लोगों को मारूंगा तो नहीं कि वहां पे अर्थियां उठने लगे। कम से कम ठीक है मेरी दुश्मनी रहेगी, बाद में निभा लूंगा, लेकिन एक ये जो है अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि कहीं नहीं जाती, अपने आप में कही जाती, लेकिन उसके बावजूद ये कर देना, ये किस तरीके का करैक्टर है? देखिएगा कि ये जो अपना हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपने कहा G20 का जो कंप्लीट फंक्शन हुआ बहुत बढ़िया हुआ, जिस तरीके से सारे लोगों ने इसको सराहा, इसमें कोई शक नहीं। भारत की कूटनीति के ऊपर बहुत अच्छा लोगों ने बातचीत की, लेकिन हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे दुश्मन हैं, और वो दुश्मन के तरह ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए, और हम लोगों ने भी व्यवहार उसी माफिक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब से हमने देखा है कि पिछले 3 साल से एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद भी जिस तरीके से जो माहौल अब को मिलता है, लाखों की तादाद में वहां पे टूरिस्ट गए, अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुल हुई, और हम देखते थे कि नॉर्थ कश्मीर में नहीं, अब साउथ कश्मीर में हो रहा है, यानी पीर पंजाब के साउथ में सब कुछ हो रहा है। नॉर्थ कश्मीर में क्योंकि LOC के साथ साथ काफी कुछ है, सीज फायर इन प्लेस है, तो उस तरह की हरकत नहीं हो रही, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन हो करके चाहे आप कितना भी लगा ले, फेंसिंग कर ले, कुछ ना कुछ होएगा, पर चलो लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन अगर नॉर्थ कश्मीर से और LOC से हो रहा है। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हथियार लेकर के आएंगे, वो नेपाल से खाली हाथ आएंगे, पंजाब से खाली हाथ आएंगे, और ड्रोन्स के द्वारा और छोटे छोटे बोटों के द्वारा इस तरह का हथियार इनको दिए जाएंगे। कौन देगा? पाकिस्तान। लश्कर तैयबा का ये जो TRF फ्रंट है वो अपना करेगा। कौन कर रहा है इसको? पूरा फाइनेंस ISI कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान ने शुरू से कहा है कि वी हैव टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। आवाज उठ रही है भारत के अंदर कि आप पाकिस्तान से बात कीजिए, मसला हल होगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों करें? क्या पाकिस्तान मानेगा कि हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो सबूत दे रहे हैं ना पाकिस्तान को कि आपके ये आतंकवादी, हर एक इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। आप पाकिस्तान से बात करके आपको क्या मिलेगा? आप किससे बात करेंगे? अगर सपोजिंग एज अ एग्जांपल हम लेते हैं, मुशर्रफ से बात की होती और मुशर्रफ तो खुद बाहर भाग गया वहां से, और उसके बाद कौन पाकिस्तान में माने? भुट्टो, जिन्हों के साथ 1971 में पूरा सिमला एग्रीमेंट हुआ, हमने 93,000 PWs वापस किए, ये सोच करके कि ये मसला दोनों के बीच में हल होगा। आप देख रहे हैं कि उनके खुद के फॉरेन मिनिस्टर जाकर के UN में बात उठाते। तो पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान में किसी से बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान को सिर्फ सबक सिखा सकते हैं। अब एक दूसरी बात, ये जो आतंकवादी हैं यहाँ पे साउथ कश्मीर में जो जिस तरीके से हो रहा है, कोकरनाग के इलाके में हो रहा है, गढ़वाल के फॉरेस्ट में हो रहा है, ये बानी का इलाका था पुराना 2016 में जब उसको मारा गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि घाटी के जितने पॉलिटिशियंस थे उनका किस तरीके से हमदर्दी उठी, और ये कि हमारा लड़का जो है वो मारा गया, वो इसी इलाके से है। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग रहते हैं अनंतनाग के अंदर, जब तक वहां के बाशिंदे इनकी मदद नहीं करते तब तक कोई भी नहीं टिक सकता। मैंने इस फॉरेस्ट इलाके में पेट्रोलिंग की है, मैंने पूरा कोऑर्डिनेट सर्च किए, क्या मुझे मालूम नहीं है मैं 4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर 4 दिन से आप ज्यादा नहीं रह सकते, आप कितने भी बादाम और किशमिश खा ले, कितने दिन रहेंगे गुफाओं में बैठ करके? तो जब तक इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है? लोकल लोग दे रहे हैं। 95% लोग, अगर बार बार सरकार ये कह रही है, या हम लोग ने खुद देखा है, हम लोगों ने आजमाया है कि वहां पे नॉर्मलसी आ गई, लेकिन 5% जो लोग हैं जिनकी अभी भी मानसिकता में ये भरा हुआ है कि किस प्रकार से हम करें।
जो मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक वहां के लोग जो है इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देंगे, जब सब लोग वहां के मान जाएंगे कि हमने आतंकवाद को खत्म करना है, तभी वो खत्म होगा। अब ये जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लश्कर तैयबा है, ये जो भी है, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। अब तालिबान खुद तहरीक तालिबान से मिलकर के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। अब पाकिस्तान बैकफुट के ऊपर है। अब सर मैं देखते हैं वही कि तो अभी सवाल चीन पूछना चाह रहा था बैकफुट हुआ ना नहीं, सर, तो तहरीक पाकिस्तान के तालिबान साथ, तो खुद जो है पाकिस्तान की सेना पर जो है किस तरीके से उसने हमला हमला कर कर दिया, रहा है। पूरा का पूरा हमला। जो है पूरा आर्मी पोस्ट जो है वो कैप्चर कर लिया। ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया में तस्वीरें नहीं सामने आ पाई या फिर खबर नहीं सामने आ पाई, लेकिन फिर भी पता कि कितना ज़्यादा नुकसान वहाँ पाकिस्तानी आर्मी को हुआ। सर वजीरिस्तान में टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तान आर्मी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया ये हम भी देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हसन साहब, कब तक ये हम देखते रहेंगे कि यही करैक्टर चलता रहेगा पाकिस्तानी आर्मी का कि किसी तरीके से बस घुसपैठ करो, नुकसान पहुंचाओ, भारत को वहां पर आतंक पहुंचाओ, लेकिन उसी आतंक से हाथ जला करके आप देख रहे हैं कि आपकी सेना का अब क्या हाल हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप सब अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो और आपने मुझे इस डिबेट में मुझे शामिल किया। देखिए, जो बातें अभी तक यहाँ पर हुई हैं, तो सबसे पहली बात जो मुझे अब तक जो समझ आ रही है, इंडिया के अंदर जो मसाइल हैं वो तो चले एक साइड पर है, लेकिन सबसे पहले तो मैं वाकई दिली तौर पे मैं काफ़ी रंजीदा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपके तो अभी ये सिर्फ 3 जो हैं वो एक जवान जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। पाकिस्तान ने तो जो इस किस्म के जो मसाइल थे उसमें तो दहशतगर्दी के खिलाफ या मुल्क के अंदर जो इंसर्जेंसी जो हो रही थी मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से, जैसे TTP है या लश्कर तैयबा है, और इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पे भी हैं जो कि आपकी तरफ भी बकौल आपके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने भी बहुत सारी जो है मासूम जानें गंवाई हैं। उसमें हमारे आर्मी के, पुलिस के और सिविलियन जितने भी जवान हैं, बहुत सारी हमारी मोर देन 95,000 जो है वो हमने जो है वो लाशें उठाई हैं। तो मुझे इस दुख का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, और मैं इस बात पे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं कर रहा कि अगर मेरे हमसाये में अगर कोई फौतगी हो जाए तो मैं जो है ना छत पे चढ़ के गाने लगाने शुरू कर दूँ। अभी सर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर लूँ, उसके बाद आप जो मर्जी बात कर लीजिएगा। सर मैंने बड़ी आराम से आप सबकी बातें सुनी है जी। दूसरी बात सर ये है कि अगर आप ये बात करते हैं कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि आपने कहा कि जी हमारे यहाँ पे G20 हो रहा था, और अभी जो है हमारे एंकर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर कहीं पे खुशी का कोई मुकाम हो, कोई वक्त हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमसाया है वो आपके घर में आके कत्ल गारा शुरू कर दे। सर देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूँगा। अभी जैसे आपने अभी मुझसे सवाल पूछने से पहले आपने मुझे 2-3 चीज़ें आपने दिखाई हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये बताया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मसरूफ़ा फंसी हुई है यहाँ पे इंटरनल जो दहशतगर्दी है उसकी वजह से। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल जो है क्रंच के ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है। तो असम भाई यही तो मानना होगा ना कि अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी और ISI का बिजनेस ही टेररिज्म एक्सपोर्ट करना नहीं होता तो वो आज इस जगह पर नहीं फंसी होती। अगर उसने तालिबान को हेल्प करके उसने सिर्फ तालिबान को हेल्प करके अफगानिस्तान में जाकर के तख्ता पलट ना किया होता तो आज तालिबान वापस आकर के तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आर्मी को ही ना पीट रहा होता। आज यहाँ पर जो POK में हो रहा है, तो जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान की सेना को भागना पड़ रहा है वो ना हो रहा होता अगर पाकिस्तान की सेना ने यही सिर्फ और सिर्फ आतंक का बल इस्तेमाल नहीं किया होता। और रही बात, आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी इतनी जानें गई हैं, तो आप जरा थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए सर, किस तरीके से आया था कसाब, किस तरीके से मुंबई हमला प्लान हुआ था, किस तरीके से तमाम यहाँ पर आए थे लोग, और कहाँ पे हाफिज सईद और तमाम आतंकी अब भी खुले घूमते हैं सर आपके वहाँ? आपकी बात खत्म होगी, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? बोलिए सर। सर देखिए, बात यह है कि अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने नहीं देंगे, दरमियान में टोकना शुरू कर देंगे, तो फिर जैसे अभी यहाँ पे जो है आपकी अफरा जान जो मोहतरमा मौजूद थी, जिस तरह उन्होंने बात की, तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं भी उस तरह शाउट करूँ, क्योंकि मुझे शाउट करना उस तरह पसंद नहीं है। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे इस पैनल के अंदर बहुत जिगत जो है यहाँ पे आर्मी पर्सनल रिटायर्ड यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी आपने सारा कुछ बताया कि इतना कुछ किया है। तो सर प्रॉब्लम यह है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे इंडिया को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो है आपके जो संजय कुलकर्णी साहब ने कहा है कि जी वो पैदल आते हैं
नेपाल के रास्ते आते हैं, फलाने रास्ते से आते हैं, खाली हाथ आते हैं और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इंडिया से मिलती हैं। तो भाई आप अपनी अदाओं पे थोड़ा गौर करें, आपने गिरेबान के अंदर जाके कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी सिक्योरिटी लैप्सेस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, आपने इतना बड़ा जो एक सिस्टम बनाया हुआ है सिक्योरिटी का अपने मुल्क के अंदर, वो आप एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, कश्मीर से लेके नीचे तक अगर आप चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि बकौल आप लोगों के आप ही के प्रोग्राम्स के अंदर जो आपकी यहाँ पे मुख्तलिफ जर्नल्स बैठे होते हैं, मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उनके बकौल यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा होता है जिसमें कहते हैं पाकिस्तानी घुसपैठिए। सर मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ आप जो है इस बात को चर्चा कर रहे होते हैं कि वी आर द नंबर वन, और दूसरी साइड पे आप इस बात पे चीखें मार रहे होते हैं कि यार लो जी वो पाकिस्तान से 2 लुंडे लपाड़े आए और हमें मार के चले गए। अभी संजय कुलकर्णी साहब ये कह रहे हैं कि जी वो खाली हाथ आते हैं, यहाँ से बंदूकें और गोलियां भी यहाँ से मिलती हैं उनको। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम आपके इंटरनल प्रॉब्लम इंटरनल है। ठीक है, आप प्रफुल्ल बख्शी जी, आप उनको बख्शी जी आ गए। बख्शी जी, बख्शी जी आपका वॉल्यूम कम है, आपका वॉल्यूम कम है, सुनाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, बख्शी जी हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार हैं, बेहद जैसे क्या कहते हैं सज्जन व्यक्ति हैं, बेहद तमाम चीज़ें मांगते हैं। लेकिन मेरा इनसे सवाल ये था कि भैया कम से कम आप ये तो बोलिए कि जो कह रहे हैं हमारा जो मुल्क है इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत पीछे जो है वो जा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बैड है। मैं कहा लेकिन आप अपनी आर्मी को कम से कम ये तो बताइए कि उसका जो सिर्फ उसने एक्सपोर्ट टेरर करने का, टेरर एक्सपोर्ट करने का जो धंधा अपना रखा है उसको वो बंद करे, वरना वो खत्म हो जाएगी। वरना पूरे तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से कल अनंतनाग हुआ उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। और उसके बावजूद ये कह देना, हसन साहब कह रहे हैं कि नहीं अब तो आपके यहाँ से ही जो है इंटरनल कुछ होता है, उनको सपोर्ट तभी ऐसा होता है, जैसे अतुल कुलकर्णी जी कह रहे थे 5% लोग हैं लोकल वो सपोर्ट करते हैं इसलिए ऐसा कुछ होता है। यानी कि बनिस्बत है कि ये सब कुछ तो होता रहेगा। आप बताइए आपने अपनी तैयारी करनी क्या है? आपने ये जो सवाल पूछा है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर ये बात तो ये हम बहुत से कर रहे हैं। देखिए हमको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पत्रकार वगैरह आते हैं वो हेल्पलेस होते हैं, उनको आप प्रेशर में मत डालिए, बिकॉज वहाँ टोटल आर्मी का कंट्रोल है। वहाँ तो सरकार सांस नहीं ले सकती आर्मी के बिना, और आर्मी की हैसियत तब तक है जब तक कश्मीर का मुद्दा अलाइव है। अगर वहाँ पे फैलसूफी और शांति आ जाए, पीस, तो लोग कहेंगे आर्मी को यार तुम हुकूमत में क्यों बैठे हो। वो तो इसलिए कह रहा है कि देखिए इंडिया चबा जाएगा तो मैं खा जाएगा, इसलिए आर्मी को, दैट्स व्हाई आर्मी को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कोई नहीं काटता। 85% ऑफ द तिजारत आर्मी के कंट्रोल के अंदर में है। आर्मी कभी जाने नहीं देगी ये सिचुएशन हाथ से। आप चाहे पत्रकारों को और राइटर्स को और उनके जर्नलिस्ट को जो मर्जी बोल दीजिए, आर्मी नहीं होने जाने देगी। आर्मी सिर्फ एक ही आवाज़ जानती है कि आर्मी को आप शिकस्त दीजिए, और वही तरीका एक है और कोई नहीं वो जानती। 1971 में जो उनकी हालत हुई थी वही हालत वो की इज्जत करते हैं, अदरवाइज दे डोंट रिस्पेक्ट यू। सो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। हम फालतू में क्यों ऐसे बहस में उलझते हैं जिसको कोई, और बाय द वे नॉर्मल पाकिस्तानी हमारे साथ है, वो पीस चाहता है। ये नहीं वो भारत को बड़े प्रेम करता है, बट वो पीस चाहता है, वो भारत की अच्छाई देखता है, कोई बुराई हो तो बताते हैं। नॉर्मल जो आज पाकिस्तानी जिससे हम मिलते हैं एग्जैक्टली वो हैं, वो कहते हैं वी आर हेल्पलेस, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ आवर आर्मी। आर्मी का रिड का मतलब ये नहीं कि आर्मी को निकाल दें, उनको बैरक्स में वापस भेजें, जो अपनी उनकी ड्यूटी होती है, जैसे हमारी कंट्री और कंट्रीज हैं वो अपना कार्यक्रम करें। पर वो कार्यक्रम आर्मी को मंजूर नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर को भी बनाएंगे, वो तिजारत भी चलाएंगे, वो हुकूमत भी करेंगे, और उनके ऊपर जब आँच आने लग जाएगी तो उनको प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब देखिए आँच आ रही है। लोअर तबके के पाकिस्तान के जितने लोग हैं, सॉरी एचलॉन आर्मी के हैं, वो आर्मी को अपोज करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप देख लीजिए वो, और यूथ जो है पाकिस्तान का इमरान के साथ है। ये सारा का सारा गेम आप बड़ को समझने की बात है। और कब से हम बात कर रहे हैं, 25 साल तो हमें हो गए ये बात कहते, जब आपका स्टूडियो नोएडा में होता था तब से हम बात कर रहे हैं। ये बात चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये जो पुलवामा में, सॉरी अनंतनाग में हुआ, बड़ी दुखद की घटना है। ठीक है, हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते।
वही होगा और रिटेलिएशन होगी, दोनों साइड में होगी, इधर स्ट्राइक होगी, वो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? इनोसेंट सिविलियन और एनवायरनमेंट, यही होगा प्रॉब्लम। तो पर क्वेश्चन अगर यही रह गया आंसर, तो इसी आंसर को भारत करेगा, यही देगा। बिल्कुल, इसका आंसर 2 बार दिए ना सर, पहले इसका आंसर देना जानते हैं। दीपक झा, इसको लेकर के तो कम से कम फिर उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी रह नहीं जाएगी कि 2 आंसर पहले दिए हैं, सबूत मांगे गए थे, अब तीसरा आंसर दिया जाएगा, उसके बाद कम से कम सबूत तो नहीं मांगे जाएंगे। सचिन जी, दुखद घड़ी है, देश के लिए बहुत दुख का माहौल है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपने अच्छा, एक सेकंड में आपको रोकूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट से ISIS आतंकी गिरफ्तार हुआ है। NIA ने आतंकी अब्दुल मतीन को गिरफ्तार किया है। शिवमोगा केस में ISIS आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। केन्या से वापस आने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। ISIS से आतंकी है, केन्या से वापस आने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। चलिए वापस लौटते हैं। फुल एंड फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक 3 हमारी इस डिबेट पर। दीपक झा, आपका कमेंट आप बोल रहे थे। सचिन जी, देखिए आज दिल भरा हुआ है, रो रहा है, हिंदुस्तान रो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा कि वो फूल माला स्वागत करा रहे थे, अपना रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर सकते हैं, उनका चरित्र ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये कि जब देश दुख में होता है तब भाजपा जश्न मनाती है, जब देश के शहीद शहादत होते हैं तो भाजपा जश्न मनाती है। ये चुनावी वक्त नहीं है सचिन जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। भारत माँ ने अपना लाडला खोया है, इस देश के बहन ने भाई खोया है, पत्नी ने पति खोया है, बच्ची ने अपना पिता खोया है। और आपने कहा सबूत की, तो 1971 में हमने 2 टुकड़े किए थे, पूरे दुनिया ने सबूत नहीं मांगा था, पूरी दुनिया को सबूत दिख गया। तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा जो आपने यहाँ पे कटाक्ष किया कि सबूत मांगेंगे। मैं सरकार से चाहता हूं कि सरकार कुछ कार्यवाही करे। देखिए आज क्या हो रहा है सचिन जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गृह मंत्री है नित्यानंद राय जी, इन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि पिछले 5 सालों में पुलवामा के बाद 182 जवान शहीद हो चुके हैं, 729 आतंकवादी हमले इस देश में हुए हैं। तो क्या मायने रखता है, क्या कहता है सरकार? कौन सा आपके पास ये वो है? आतंकवादी हमले हो रहे हैं। मुझे सोर्स बताइए, मुझे सोर्स बताइए। आप आर्मी को कोट कर रहे हैं, सोर्स बताइए। 2 मेरे साथ डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर बैठे हैं, मुझे सोर्स बताइए। ये देखिए सोर्स है कि नित्यानंद राय जी ने लोकसभा के अंदर कहा है, सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। नित्यानंद राय जी ने खुद कहा है, सोर्स अगर आप इसको जूम कर सकते हैं, देश को दिखा सकते हैं तो दिखाइए। ये देखिए सोर्स दिखाइए आप। पुलवामा के बाद 5 साल में 1067 आतंकवादी हमले, 182 जवान शहीद हुए। देखिए सोर्स देखिए और पूरे देश को बताइए। सवाल करने के बजाय आप सरकार से सवाल करिए कि ये क्यों हो रहा है। 20 अप्रैल 2023 को राजौरी में यही हुआ था, 5 जवान शहीद हो गए थे हमारे, पूरे देश ने रोया, लेकिन सरकार मस्त होती है अपने रोड शो करने में। तो आप ये बताइए, आप सरकार से सवाल करेंगे या विपक्ष से सवाल करेंगे? हम तो कहते हैं पाकिस्तान सबसे बड़ा सवाल तो अभिजीत से ही है। सबसे बड़ा सवाल तो अभिजीत से ही है कि आज वो मौन क्यों है, आज क्यों नहीं बात हो रही, आज क्यों नहीं बैठक हो रही, आज क्यों नहीं उनका जो है खून खोल रहा। आज वो बैठे हैं सबसे मौन अभिजीत ही नजर आ रहे हैं इस पूरे पैनल में। नहीं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं उनको भी जवाब दूंगा और पाकिस्तान से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को भी जवाब। सचिन अरोड़ा जी बोलिए। हाँ सचिन जी, देखिए आज हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहते हैं, लेकिन सरकार क्यों क्रिकेट डिप्लोमेसी करती है? आप एशिया कप खेलने जाते हैं पाकिस्तान को, वहां पे उनको इकोनॉमिक जोन में ले जाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। आप क्यों नहीं पाकिस्तान को सारे प्लेटफॉर्म से बाहर कर देते हैं? क्यों पाकिस्तान का मैच 5 क्रिएट करते हैं? क्यों पूरे दिन में टीवी में बातें चलती हैं? क्यों पूरे देश में बातें चलती है कि देश में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो रहा है? हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर देते? क्यों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान का वेलकम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं? क्यों? देश पूछता है, देश जानना चाहता है। आप इतनी बड़ी ताकत है इकोनॉमी, आप दुनिया में धाक जमा के बैठे हुए हैं, G20 आपके पीछे चल रहा है, पूरा दुनिया आपके पीछे चल रहा है, तो क्या BCCI पाकिस्तान को बैन नहीं कर सकता इंटरनेशनल क्रिकेट से?
आप उसको अवसर दिखाइए। एक तरफ आप पाकिस्तान के गलवैया करते हैं, आप जाके बिरयानी खाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके साथ बस यात्रा किया था। अभिजीत मुझे ठीक है दीपक झा हो गया, एक सेकंड। अभिजीत दीपक झा ये कह रहे हैं, अभिजीत दीपक झा ये कह रहे हैं कि इनके बच्चों को क्या जवाब देंगे कि आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया पाक का फाइनल। मुझे संजीव जी पूरा समय दीजिएगा मेरी बात पूरी कहने का, क्योंकि बीच में शायद सिग्नल ब्रेक कर गया था। मैं दोनों का ही जवाब दूंगा। सबसे पहले जरा कांग्रेस का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं अपने पाकिस्तान से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। रही बात जब मैं कांग्रेस की बात करता हूं, ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसका अपने देश से ज्यादा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नाम ज्यादा लिया जाता है। इनके नेता पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते हैं ताकि हमें बीजेपी से बचाइए। ये वो आप जाते हैं इस पार्टी का ये जरा सारे का सारा केस बोल रहे हैं। अगर आज से 30 पहले कि आप एक एक करके क्योंकि जूम है भाई, ओवरलैप होता है, आवाज नहीं आती। बड़ी सभ्यता से इनको सुना। दीपक आवाज नहीं आती, दीपक आवाज नहीं आती, और आवाज नहीं आती दीपक आवाज नहीं आती, और इसी शोर का फायदा उठा के आतंकी घुसपैठ कर जाते हैं। हाँ देखिए, और आज से 30 साल पहले अगर ये लोग रिगिंग में करते तो ये कभी बखेड़ा खड़ा ना होता। पाकिस्तान 1947 से ही फिराक में था। यहाँ पर हम पाकिस्तान के जो वरिष्ठ पत्रकार को जवाब देना चाहूंगा। एक चीज आप समझिए, आपका मुल्क जहां पर जिस चीज से खेल रहा है वो आज है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके देश की प्रॉब्लम क्या है। आपके देश की प्रॉब्लम ये है कि दीपक एक बार भाई आप शुरू हो जाते हैं फिर आप रुकते नहीं है। दीपक मैं भी जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहता है, होगा सर्जिकल स्ट्राइक सर, इससे पहले भी करवाया था। वैसे बैठने वाले हैं नहीं सर, सबूत आपने मांगे थे सर। मैं बैठा हूं यहाँ पर बात करने के लिए और तब तक सवाल उठाता रहूंगा सर। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी और बालाकोट भी हुआ था, तो इसलिए दीपक झा घबराइए मत, आपके साथ बैठा हूं, सवाल उठाता रहूंगा, ठीक है। एक बार इनका जवाब हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मेरे दोनों सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर, ठीक है। अभिजीत ओके दीपक झा, 1971 भी हुआ था पाकिस्तान। यही दिक्कत है दीपक झा, बोलते रहे इनको नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो सुन लीजिए उसकी बात। अब मैं जवाब, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के जो दुरानी साहब हमारे साथ आए हुए हैं, इनको मैं देना चाहूंगा। आप अपने देश की एक दिक्कत समझिए। आपके देश के जो टॉप 10 बिजनेसमैन है वो ISI से आते हैं। यानी कि ISI किस लिए बैठी है? वहां पर पैसा बनाने के लिए बैठी है। खुद के देश में पैसा नहीं है तो अफगानिस्तान का सारा ड्रग्स आप पूरी दुनिया में बेचकर वहां से पैसा लाते हैं। उस पैसे को फिर हमारे खिलाफ यूज करते हैं। अपने देश की प्रॉब्लम समझिए। अभी किसी ने कहा था कि इनमें शायद कुछ लोग हैं जो ठीक भी होंगे। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग ठीक होंगे, लेकिन आज से 4-5 साल पहले मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी में चाय फॉर डायलॉग्स में गया था थाईलैंड। वहां पर इनके बड़े वरिष्ठ लोग आए हुए थे, कई वाइस चांसलर इनकी यूनिवर्सिटी में। मेरे को यहाँ पर इतनी मैं आपको क्या बताऊं, इतनी हैरानगी हुई सुनकर के उन लोगों की भी वही मानसिकता थी जो ISI की मानसिकता थी। जब आपकी टॉप क्लास और आपकी आर्मी सबकी एक ही जैसी मानसिकता है तो आप क्या देश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनसे आप क्या बातचीत कर सकते हैं? FATF सैंक्शन के बाद भी इन लोगों को कुछ पता नहीं चला। अपने देश के अंदर फिर उसके बाद लास्ट 2 कमेंट दूंगा 30 सेकंड्स के अपने दोनों ऑफिसर्स, ठीक है। हसन दुरानी 30 सेकंड्स। हसन दुरानी नहीं, मैं जानता हूं सर, मेरी बाकी डिबेट्स में भी हसन भाई आते हैं, ये भी जानते हैं दिक्कत क्या है, लेकिन ठीक है सर, दिक्कत फिक्स करनी होती है। दिक्कत सर लेकिन फिक्स होती क्यों नहीं है? ऐसी क्या दिक्कत है ISI और पाकिस्तानी आर्मी के भीतर कि जैसे कोई बात होती है वो सड़कों पर होती है, या फिर जो है एक्सटर्नल एक्सपोर्ट कर रही होती है टेरर का, लेकिन दिक्कत घर के भीतर ठीक नहीं होती है? संक्षिप्त में देखिए, सबसे पहली बात ये कि मुझे आप लोगों की जो डिबेट चल रही है उसके अंदर 2 मुद्दे जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। एक तो सर आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उसके अंदर जो क्रैक आ रहा है वो इन चीजों की वजह से। तो इसमें सर देखिए, मेरा या ISI का या किसी और का जितना भी हाथ हो सकता है उससे ज्यादा बढ़ के आप लोगों का आपस का मामला है। अगर आप लोग आपस में बैठ के चीजों को डिस्कस नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ कन्वर्सेट नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली बाहर से कोई ना कोई बंदा आके आपके मेरे नाम से, आपके नाम से, सचिन भाई आप इवन आपके नाम से भी वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जब भी कोई बात होती है डिबेट के ऊपर, हमारे हमेशा एक ही बात की जाती, आर्मी ISI ठीक हो गया। ओके सर, ठीक है, आपको उनसे प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी हमें यह बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो है हमारा जो बॉर्डर है, कल जो है आपके एक बहुत ही जिम्मेदार जो शख्स हैं आपकी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर को खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान 2 घंटे के अंदर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया सर। मैंने उस प्रोग्राम में मैं भी शामिल था और मैंने वहां पे एक छोटी सी बात मैंने यही कही थी। मैंने कहा सर, आपने अगर कल बॉर्डर खोलना, कल ना खोलें, आज खोलें, हो सकता
है कि आपके मुल्क में आने वालों में मैं भी शामिल हूँ। कम से कम हिम्मत तो कीजिए ना, पहली बात। ठीक है, जैसे ठीक अभी है। जो बात की है अपने जहाँ ठीक साहब है, ने संतोष जी। बहुत अच्छी बात की है, और मैं देखें सर, मैं बात ठीक है, कंप्लीट संजय करूं। जहाँ साहब ने बहुत संजय अच्छी बात कुलकर्णी की जी है, ठीक है, 30 सेकंड मेरे पास वक्त इतना ही। हसन भाई मैं फिर शिविर शामिल करूंगा। संजय कुलकर्णी 30 सेकंड, फिर उसके बाद प्रफुल्ल बख्शी लास्ट 30 सेकंड। संजय कुलकर्णी, फिर इसका इलाज क्या है ही नहीं, इसी तरीके से होगा एक और इसकी सर्जिकल स्ट्राइक जो है हम कर देंगे अनंतनाग के पीछे जाकर के जहां पर और टेररिस्ट कैंप्स हैं, या फिर फुल एंड फाइनल कुछ होगा जिसमें पीओ के समेत जो है तमाम टेररिस्ट कैंप और अल्टीमेटली दैट्स ऑल। देखिएगा, फुल और फाइनल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो $20 बिलियन का बिजनेस करती है, वो अपने देश को चलाती है। आज नहीं, 1947 से लेकर के आज तक या तो उनकी हुकूमत रही है या रिमोट कंट्रोल में पाकिस्तान, और वो टेरर के ऊपर निर्भर करती है। ये तो सबको मालूम है, क्योंकि अंदरूनी हालात में भी जब हम लोगों के बीच में भी कभी कभी अनबन सी दिखती है, उसका वो फायदा उठाते हैं। और कश्मीर के अंदर भी कुछ मानसिकता वाले लोग अभी भी हैं, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इस तरह का जो आतंक है वो पलक नहीं सकता है जब तक कि उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट ना मिले। उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, इसलिए पाकिस्तान से ISIS अपने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट या आतंकवादियों को अंदर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, और उस ढकेलने के बाद वो यहाँ पे पल रहे हैं। चाहे 5% लोग हैं, पर 5% लोग हैं क्योंकि अभी भी घाटी के लोग जो है पूरे के पूरे, मुझे लगता है 95% मैं कह सकता हूं आज की तारीख में, ये वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ चलने में उनका फायदा है। लेकिन 5% अभी भी है जिनकी मानसिकता में खामी है, और उस खामी को दूर करने के लिए हम बख्शी साहब लास्ट 30 सेकंड, इनका भी इस्तेमाल करना है, इंटरनल ठीक करना ज्यादा जरूरी है। बख्शी साहब, इंटरनल ठीक करना ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप किसकी, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात? जी, जो कि संजय कुलकर्णी कह रहे हैं कि 5% जो है इंटरनल जब तक ठीक नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा। इंटरनल कहाँ, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? कश्मीर में। कश्मीर में आप ये बात हुई, करेक्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, प्रॉब्लम कश्मीर की ये है कि हमको इंटरनल ठीक करना पड़ेगा। इंटरनल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास चंद पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से। सबसे पहली बात ये है, चाहे 370 हट गया है पर स्लीपर सेल्स वही हैं। स्लीपर सेल्स आर बेस्ड ऑन रेडिकल रिलीजिज्म। रेडिकल रिलीजियस के बेस के ऊपर ये स्लीपर सेल्स हैं। ये सारी की सारी लड़ाई रिलीजन पे है टू स्टार्ट विद। पाकिस्तान रिलीजन पे ही बना है, कश्मीर प्रॉब्लम रिलीजन की है। सो उसमें कोई हमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर किस दिन और वक्त दूंगा, मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कम से कम इन शहादतों के बाद तो गुस्सा यही है कि आखिरकार देश यही कह रहा है कि एक बार फुल एंड फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, ताकि उसके बाद पाकिस्तान किसी भी तरीके की हिमाकत ना कर सके आंख उठाने की। लेकिन इससे पहले कि एक छोटा सा ब्रेक लें, एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है ISIS आतंकी की। NIA ने आतंकी अब्दुल मतीन को गिरफ्तार किया है। शिवमोगा से गिरफ्तारी हुई है। केन्या से वापस आने के बाद गिरफ्तारी हुई। एक अपडेट ले लेता हूं। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, डिबेट तो मैंने की, लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है अनंतनाग, कोकरानाग और जो बाकी इलाके जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है? सचिन, मैं आपको बता दूं, जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जल्द ही सुरक्षा बल जो है आतंकियों का सफाया कर देंगे। जो आतंकी कल भारतीय सेना और पुलिस के जो अफसर शहीद हुए थे उनकी शहादत के लिए जिम्मेदार हैं। जो जानकारी मिल रही है, अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में चल रहा ऑपरेशन जो है अपने फाइनल जो है डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुका है, और जल्द ही वहां छुपे हुए आतंकियों का सफाया हो सकता है। और कोशिश यही है कि बिना किसी नुकसान के इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सके, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान जो है वो हो चुका है। क्योंकि इसमें एक कमांडिंग अफसर, एक मेजर और डिप्टी एसपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनकी कहा जा रहा है कि लश्कर का कमांडर जो उसका मास्टरमाइंड है, 4 दिनों में ये दूसरा वो भी इस
वो भी अब जो है घेरे में आ चुका है? बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं। लश्कर का एक कमांडर जो पाकिस्तानी कमांडर है और इसके साथ साथ स्थानीय 1 से 2 आतंकी जो हैं इसके साथ हो सकते हैं और इन्हीं का सफाया करने के लिए लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि स्पेशलाइज्ड ड्रोन जो और सर्विलेंस इक्विपमेंट जो है उसके जरिए इस पूरे जंगल के इलाके में नजर रखी जा रही थी। कल मुठभेड़ में जब शहादत हुई उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती उस इलाके में की गई और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि ये आतंकी उस जंगल के इलाके से कहीं बाहर ना निकल पाए, भागने ना पाए और इनका जल्द से जल्द सफाया हो सके। और आज जो है उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें एक बड़ी जो है कामयाबी सुरक्षा बलों को आने वाले कुछ घंटों में मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपके पास आएंगे अजय। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।